जी का आगमन हुआ है, वे राज्य शासन के बजट पर अपना विषय रखेंगे। श्री संजय श्रीवास्तव जी। मुख्य विषय है, जैसा कि आप सबको जानकारी यहां से प्राप्त हुई होगी कि 24 तारीख को प्रदेश शासन का बजट हमारे वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी के समक्ष आम जनता को समर्पित किया गया। आज उसी विषय को लेकर, उसके कुछ मुख्य बिंदुओं को लेकर आप सबसे चर्चा करने के लिए मैं आज यहाँ पर आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। केंद्र का विषय है, लेकिन कुछ राज्य शासन के भी कर होते हैं और मजदूर, गरीब या फिर युवाओं का भी एक विशेष रूप से इंतजार रहता है कि इस बजट के अंदर में हम सबको क्या प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ चूंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लगभग 32% की आबादी, अनुसूचित जाति, जनजाति, सभी वर्गों का यहाँ पे समावेश है इस प्रदेश के अंदर में। सभी वर्ग के लोगों को इंतजार रहता है कि उनके लिए भी कुछ न कुछ योजनाओं के माध्यम से उनको क्या इस बजट के माध्यम से प्राप्त होता है, पढ़ा है। उसके आधार पर मैं आप सब लोगों से बातचीत करूंगा। 24 फरवरी वैसे तो मैं व्यक्तिगत रूप से मुंबई में था उस दिन, क्योंकि हम सब लोगों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चल रहा है। हमारा 26-27 का ये जो बजट है, ये निश्चित तौर पर सभी वर्गों के लिए समावेशी बजट सबके लिए आया है। और छत्तीसगढ़ के जो 3 करोड़ लोग हैं, 3 करोड़ लोगों के भी इस बजट के माध्यम से उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। और इस बजट को मैं कह सकता हूँ, इस बजट का क्रियान्वयन जब होगा आने वाले समय के अंदर में, जब 1 साल के बाद फिर हम बैठेंगे तो अंदर में प्रारंभ किया गया है, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ एक नई ऊंचाई पहुंचाने में इस बजट ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माननीय मोदी जी और हम सबका लक्ष्य ये है, प्रत्येक भारतीय का लक्ष्य है कि विकसित जो भारत है 2047 की जो परिकल्पना माननीय मोदी जी, उसी तर्ज पर विकसित छत्तीसगढ़ भी 2047 तक बनाने का जो लक्ष्य है, उस यदि हम बात करें, थोड़ा सा मैं प्रारंभिक, उसके बाद में विषयवार थोड़ा सा जानकारी दूंगा। जितनी देर आप लोग अनुमति देंगे उतनी देर में मैं इस बजट को समाप्त करूंगा। थोड़ा समय आप बता देंगे, क्योंकि विस्तार से है, बड़ा अच्छा है, और उसको जब डिटेल में इसकी प्रति भी हम आने वाले समय के अंदर आपको उपलब्ध कराएंगे कि किस तरीके से इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। यदि संकल्प की बात करें तो एस यदि पहला शब्द है, तो उसमें हमारा कहना है, हमारा संकल्प है कि समावेशी विकास, अर्थात सबका विकास किस तरीके से हो। ए से हम अधोसंरचना वगैरह अधोसंरचना के किसी भी प्रदेश के विकास की मूर्त को नहीं लिखा जा सकता। एन से हम निवेश करेंगे तो काम आगे बढ़ेगा। के से कुशल मानव संसाधन, बजट हो जाता है, पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे स्किल्ड लोग नहीं है, कुशल मानव संसाधन नहीं है, तो उसका परिणाम अपेक्षित नहीं होता है। ए से अंत्योदय की परिकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, हमारी सरकार की प्राथमिकता रहती है हमेशा से कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जो अंत्योदय तक हमारी योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। और एल से लाइवलीहुड, और लास्ट है जो पी कि जो पॉलिसी हम बनाते हैं, जिस पॉलिसी के माध्यम से हम काम करते हैं, उसका परिणाम, पॉलिसी से परिणाम तक हम किस तरीके से पहुंचे, इस बात की भी चिंता इस बजट के माध्यम से हम सब लोगों ने किया है। तो ये संकल्प का आशय हमारा यही है कि समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड और पॉलिसी से परिणाम तक हम किस तरीके से पहुंचे। जैसा कि मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, कई वर्षों तक, 50 सालों तक कांग्रेस सरकार का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन अटल जी ने अपने पहले ही घोषणा के बाद, सरकार बनने के बाद राज्य का निर्माण किया। जब राज्य में हम प्रारंभ किए, माननीय अजीत जोगी जो आज हम सबके बीच में नहीं है, तब उस बजट का स्वरूप 5000 करोड़ से प्रारंभ किए थे, और आज लगभग 35 गुना बढ़कर वो 1,72,000 करोड़ का आकार ये बजट ने लिया है। और इस सफर में राज्य का हर एक व्यक्ति, गरीब, युवा, किसान, महिला, उद्यमी, ये सभी का योगदान इसमें रहा है। केंद्र रहा है कि प्रदेश का तो समावेशी विकास होगा, लेकिन विशेष रूप से बस्तर जो नक्सल पीड़ित था, आज भी यदि हम कहें थोड़ा बहुत यदि है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और सरगुजा, बगैर बस्तर और सरगुजा के विकास की, वहां तक योजनाओं की, वहां के लोगों तक यदि हम उसका लाभ नहीं पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है कि शायद छत्तीसगढ़ के विकास की हम बातचीत करें तो शायद वो अधूरी रहेगी। 31 मार्च 2026 आपको जानकारी है कि नक्सलवाद के समाप्त का संकल्प है।
और ये माना भी जा सकता है कि जिस तरीके से डेटा आ रहे हैं, जिस तरीके से सब सामने चीजें आ रही हैं, कि नक्सलवाद का लगभग सूर्यास्त हो रहा है। तो मैं पढ़ देता लाइन से 20-25 पॉइंट, तो होते ही बजट है आपके सामने, तो थोड़ा सा आप लोग भी, जैसे बस्तर के बारे में हम यदि केवल कह देते कि हम काम करेंगे, ये होगा वो होगा, जैसे उसके लिए हमने किया भी क्या है और आगे हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पन्नूम, दो बड़ी, आपने देखा कि वहां के युवाओं के लिए ओलंपिक, माननीय गृह मंत्री जी भी वहां पर उपस्थित थे। पन्नूम, जहां पर सभी लोग वहां पर उपस्थित थे, उनकी काम, उनकी वर्किंग, उनकी सब चीजों को उस प्रदर्शनी के अंदर में, पन्नूम के अंदर मिलाया गया, जो आने वाले समय के अंदर में न केवल देश में बल्कि दुनिया के अंदर में ये सब चीजें आगे जाएंगी। इसकी निरंतरता, ये पहला बजट के अंदर में पहला, कि केवल एक समय का ही कार्यक्रम नहीं था कि हमने ओलंपिक कर दिया या हमने पन्नूम कर दिया, अब ये हर वर्ष होगा। और उसके लिए हमने इसमें बस्तर के लिए भी, सरगुजा में नहीं हुआ, अगले साल सरगुजा से भी हम प्रारंभ करेंगे। तो हमारा इसमें किस तरीके से वो लोग रोजगार की दिशा में आएंगे, किस तरीके से हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी, ये सब चीजों का उसमें समावेश है। शायद आपके उस क्षेत्र के पत्रकार लोग उसमें शामिल होंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। तो अगले वर्ष, इस साल के लिए भी 26-27 में हमने उसमें 5-5 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है, ताकि वहां पर इस तरीके से कार्यक्रम हो। दंतेवाड़ा में आपने एजुकेशन सिटी देखी है, उसका निर्माण बहुत पहले हुआ था। उसी तर्ज पर अब जिस तरीके का डेवलपमेंट दंतेवाड़ा में हुआ, आपने देखा, और दंतेवाड़ा के बच्चे कहां से कहां निकल कर गए, अनेक चीजें सामने आई हैं। उसी तर्ज पर कि एजुकेशन सिटी का निर्माण अबुझमाड़ और जगरगुंडा, जो दूरस्थ अंदर का क्षेत्र है, वहां पर भी एजुकेशन सिटी की स्थापना की जाएगी, जो भावी पीढ़ी के लिए एक बहुत मील का पत्थर निश्चित रूप से साबित होगी। शिक्षा के केंद्र स्थापित होंगे। उसके लिए भी हमने उस एजुकेशन सिटी, जो 2-3 महीने अभी पढ़ा, 2 जगह का, अबुझमाड़ जगरगुंडा में, उसके लिए 100 करोड़ रुपए, एजुकेशन सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर किया गया है। बस्तर सरगुजा डिजिटल निधि योजना के अंतर्गत 500 मोबाइल टावर, उसके लिए भी हमने किया है, 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आपने देखा कि बस्तर और सरगुजा क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा है, इसलिए वहां पे ट्रांसपोर्ट की भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो मुख्यमंत्री बस योजना के अंतर्गत लगभग 70 बस का जो परिचालन हो रहा है, और वो आगे और बढ़ेगा, इसके लिए भी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान बस्तर के क्षेत्र में किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ होम स्टे पॉलिसी, ये पिछले वर्ष का था, इस बार उसको आगे बढ़ाते हुए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। पर्यटन हमेशा एक चर्चा का विषय रहा है। हमारे पत्रकार साथी भी समय समय पर कहते हैं, देश के अंदर में चर्चा होती है कि बस्तर पर्यटन के नाम से छत्तीसगढ़ हमारा क्यों नहीं काम हो पा रहा है। इसलिए इसमें इस बार फोकस करते हुए कि थोड़ा सा पर्यटन बढ़े कैसे, तो पर्यटन को जब तक हम स्वरूप उसका बदलेंगे नहीं, कि उद्योग, जैसे आज कई देश और कई शहर इसी पर आधारित है कि केवल पर्यटन के आधार पर उस देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, राजस्व बढ़ता है, वो देश रन कर रहा है। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर, विशेषकर बस्तर सरगुजा क्षेत्र में अब होटलों का भी हम निर्माण करने जा रहे हैं, औद्योगिक नीति भी बन रही है, सब प्रकार की चीजें उसमें समाहित कर रहे हैं। और मैनपाट के लिए विशेष रूप से, और जशपुर के कोलोमिरा में एक धार्मिक पर्यटन भी, केवल पर्यटन का आधार ही नहीं कि केवल हम दूसरी चीजें या हम घूमने चले जाते हैं, धार्मिक पर्यटन का भी उसमें उल्लेख है, उसमें बजट के अंदर में प्रावधान किया गया है। बस्तर सरगुजा में बड़े उत्सव, धार्मिक स्थल, टूर ऑपरेटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये तमाम प्रकार की चीजें, कि आखिर बढ़े कैसे, मेरे कहने से नहीं होगा। पिछली सरकारें 25 साल में हम इस बात को कहते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देंगे, लेकिन पर्यटन बढ़ नहीं रहा है। आखिर उसके पीछे का कारण क्या है? तो उसके लिए भी टूर ऑपरेटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अनेक प्रकार की उसमें योजनाओं का उसमें समावेश किया गया है। और कुल मिलाकर लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रावधान पर्यटन के क्षेत्र में सरकार के माध्यम से किया गया है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, एग्रो फॉरेस्ट प्रोसेसिंग वगैरह भी है। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज एजुकेशन से मैं आता हूं कि हमेशा से स्वास्थ्य सुविधाओं के या कोई घटना हो जाती है, आज भी घटना, ऐसा नहीं कि नहीं, कभी कभी आते हैं, विषय है। तो बस्तर सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार के लिए भी हमने योजना बनाई है, और उसके अंतर्गत कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज वहां पे स्थापित करने के, प्रारंभ करने का निर्णय इस बजट के अंदर में लिया गया है। बहुत सारे सड़कों की भी कनेक्टिविटी, बहुत सारे नाम है, उसको मैं उपलब्ध करा दूंगा, पढ़ नहीं रहा हूँ। जैसे नारायणपुर से जाटलोर है, 28 करोड़ नारायणपुर से है, बीजापुर से है 20 करोड़ का, बीजापुर के चेरपाल से, अंदर की सड़कों के निर्माण के लिए ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि अंदर की सड़कें नेशनल हाईवे से और स्टेट हाईवे से किस तरीके से कनेक्टेड हो। जिस तरीके से गडकरी जी कर रहे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, उसी तरह पर अब राज्य शासन भी, कि हमारे जो बस्तर या सरगुजा के अंदर के क्षेत्र हैं उनको हम किस तरीके से जोड़ पाए, इसके लिए भी एक बड़ी कार्य योजना बनी है।
और बहुत सारे इसमें हैं। महस्थान से तेलगांव 7 करोड़ है, जशपुर से पंडरपाट 12 करोड़ रुपए का है। और साथ ही साथ सिंचाई नहर का भी विषय है। यहाँ पर बस्तर की ही प्राणदायी इंद्रावती है। इंद्रावती के जल का उपयोग उतना होता नहीं, इस बार नए तरीके से उसकी एक योजना हमने बनाई है कि इंद्रावती पर मटनार और देऊर गांव से लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से बैराज का निर्माण, एक बड़ी कार्य योजना है बैराज का। और उसमें 68 किलोमीटर नहर की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें सरकार में नहीं रहते हुए अब वो बजट की परिभाषा को भी नहीं समझ पा रहे हैं। एक सेकंड में कंप्लीट कर दूं, लेट मी कंप्लीट। तो मुझे लगता है कि उनको भी बजट को पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है और टू द पॉइंट बात करें। यदि सीधे तर्ज पर बात करने बकवास, अब उनका धर्म है बकवास है। और आज व्यंग्यात्मक बातें तो मैं नहीं करना चाहता था बजट के बारे में है, लेकिन जैसा ऊपर का है वैसा ही नीचे यहाँ पर दिखाई देगा। तो मुझे लगता है केवल क्रिटिसाइज ही अब राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। यदि कोई चीज अच्छी हो रही तो उसको भी ध्यान में देना चाहिए। और अंत में तो मैं यहाँ पे सामने यही कहूंगा कि एक बार बजट को पढ़ें और इस बजट पर यदि कोई चर्चा नेता करना चाहता है 1 to 1, तो मैं उसके लिए कहीं भी किसी स्थान पर तैयार हूं। उसमें लगभग हाँ कर्ज। देखिए ऐसा है कि इस वर्ष का भी जो बजट है, जो मैं आपको यहां से बताता हूं, थोड़ा सा 1-2 मिनट में उसको समझिए। जो गत वर्ष की प्राप्ति से 4.2% ज्यादा है जो वर्किंग यहाँ पे आई है। इसमें जो राज्यों से राजस्व प्राप्ति है जो 77,000 करोड़ रुपए से हमको प्राप्त होगा, और जो कुछ केंद्र से जो हमारी 66,000 करोड़ है, और जो पूंजीगत होती है वो 29,000 करोड़। तो ये हमारी प्राप्ति लगभग 1,72,000 करोड़ इस वर्ष का मैं बता रहा हूँ ना। 26-27 के लिए जो विनियोग है वो 1,87,000 करोड़ का है। 1,72 के उसमें 1,87,000 करोड़ का है, जिसमें 1,45,000 करोड़ राजस्व है और पूंजीगत 27,000 करोड़ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इसमें सभी वर्गों के लिए सभी प्रकार की है। और राजकीय स्थिति जो आप पूछ रहे हैं घाटे वाली, उसके बारे में बताऊं। राज्य की कुल जो प्राप्ति है 1,43,000 करोड़, राजस्व 1,45,000 करोड़। वर्ष 2027 में 2,000 करोड़ का राजस्व घाटा है। वित्तीय जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% है। तो इसमें बहुत जो एक प्रावधान केंद्र सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से होता है, उसके अंदर हम है। लेकिन आपका जो प्रश्न, जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक प्रश्न है, तो सरकार को सभी प्रकार के, यदि आज हम खाद्य सुरक्षा की बात करें, करना है कि लोग जो पुरानी स्थितियां बंद बने 15 साल पहले की, कोई भूखों से पहले मरते थे, जब हम कहां पढ़ते थे, डेवलपमेंट के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। यदि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उनको पैसे देने की बात है। फ्री बीज की बात नहीं कि हमने फ्री बीज 1,000 रुपए दे दिया। ऐसा कई बार सवाल उठते हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा, माननीय न्यायालय ने। लेकिन जो आवश्यक है उसके लिए चूंकि प्रावधान है, इसलिए इस तरह के कर्ज को लेकर या डेवलपमेंट, और प्रारंभिक ये तो राज्य क्या है, 25 साल का राज्य है। प्रारंभिक समय के अंदर में सभी प्रकार की जो आवश्यकता होती है, आज हेल्थ सेक्टर में काम करना है, काम नहीं होता है तो इस तरह की मौतें होती हैं। तो अनावश्यक जो चीजें हैं उसको इसमें कटल किया गया है बजट के अंदर में, ताकि जो हानि हो रही है, जो आपने कहा, उसको धीरे धीरे करके कंट्रोल, सरकार कंट्रोल कर रही है। जी, जो पुराने खुले हुए वो खुद बीमार है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है, मगर कोई मेडिकल कॉलेज या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो वहां पर कुछ नहीं है, ये नहीं है। आवश्यकता जो पर व्यक्ति, जैसे आज यदि 200 मरीज हैं तो कितने डॉक्टर्स की आवश्यकता है, इस बात को मैं मानता हूं। धीरे धीरे करके सरकार उस दिशा में काम कर रही है। आज बस्तर, सरगुजा या दूरस्थ क्षेत्रों से लोग इलाज नहीं करा पाते हैं, इसको भी समझ लेंगे। इससे मानवीय दृष्टिकोण से भी हमको समझने की आवश्यकता, तब तक आते आते कई प्रकार की घटनाएं हो जाती है। इसलिए हमको इस तरह के इंफ्रा खड़ा करने की आवश्यकता है। और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, हम कुछ ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे डेवलपमेंट हो सकता है कि आज जो चीज हम कर रहे हैं उसका परिणाम 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, लेकिन इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और पिछले 15 साल भी डॉक्टर साहब का रहा या फिर अभी का समय है, तो लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। और जो भर्तियों का विषय आता है, कभी कुछ आता है, इस पर भी सरकार विचार करके सब चीजों की पूर्ति कर रही है। कि खाद्य सुरक्षा जो हमारी अगले महीने 2 महीने का एक साथ आ रहा हूँ, फूड सिक्योरिटी पॉलिसी छत्तीसगढ़ की आज भी सबसे बेहतर है। मैं फूड एंड सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनने के बाद मैं राजस्थान भी गया, दिल्ली भी गया, हरियाणा भी गया, कई प्रदेशों का दौरा किया हूँ। मैं आज बहुत ओपन तरीके से कह रहा हूँ, किसी राज्य को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन
आज सबसे बेहतर यदि खाद्य सुरक्षा है या सामग्री वितरण, हम 5 प्रकार की सामग्री का वितरण करते हैं। हम चावल देते हैं, हम शक्कर देते हैं, हम गुड़ देते हैं, हम चना देते हैं, हम नमक देते हैं। कहीं सुनिए, कहीं एक ही देते हैं, गेहूं दे रहे हैं। जैसे राजस्थान की बात है, केवल गेहूं जा रहा है। तो इस बार जो हुआ, इस बार का कारण ये था कि कुछ फोर्टिफाइड जो राइस, जो 90-95% चावलों के अंदर में जो उस चावल को मिलाकर ही दिया जाता है, उसमें कुछ थोड़ी सी टेंडर्स में मार्केट के माध्यम से थोड़ी सी देरी हुई थी, जो एकदम फैक्ट चीज मैं बता रहा हूँ। तो उसके कारण थोड़ा सा विलंब हुआ। नहीं तो ऐसा नहीं है कि पिछले मिलों ने जमा नहीं किया। मैंने जब डेटा में प्रतिदिन देखता हूँ, उसमें लगभग 95% चावल पिछले साल के जमा हो गए। उनकी तारीख अभी अप्रैल तक है, पिछले साल की तो नहीं है। फरवरी का मैंने डेटा लिया है, 85% 90% करीब वितरण हो चुका है। 10% इस बार हमको थोड़ा सा तकलीफ हुई थी, लेकिन मार्च में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमको गोदाम में जगह की कम, इस तरह की चीजें आती हैं। कई बार एक्सेस हो जाता है, कहीं वो नहीं हो पाता है। लेकिन वितरण में कि राशन दुकान तो और आम हितग्राहियों तक हमारी सबसे पहली प्राथमिकता उनको चावल मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा विलंब हुआ। तो फरवरी में जो हमको पहले कर देना था जनवरी तक, वो नहीं करके हमने 10, 15, 20 तारीख तक हमारा फरवरी में भी चला, धीरे धीरे करके। कुछ ट्रांसपोर्टर्स का भी परिवहन का विषय आ गया था, कुछ उनका भुगतान उतरने का परिवहन रुका था। ये भी एक कारण था, रायपुर का जैसे मैंने जानकारी ली थी। लेकिन मार्च में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आज भी मैंने उसकी जानकारी ली और 1 हफ्ते के अंदर में पूरा मार्च की जो हमारा वितरण है वो चला जाएगा राशन दुकान तक। फिर उसके बाद फूड डिपार्टमेंट उसको वितरित करेगा आम हितग्राहियों तक। निराश्रित पेंशनधारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है। देखिए, निराश्रित पेंशन तो बजट के बारे में एक बार निराश्रित पेंशन देखिए होता है, विलंब हो जाता है, मैं बात करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत विलंब है, सालों से नहीं मिला है। 2 महीना मैं बोला ना, महीना 2 महीने होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। वो शीघ्र भुगतान होगा। 1 मिनट बढ़ तो रहा था, आप डिटेल में बंद करवा दिए, बहुत सारी चीजें। नांदगांव को एक पढ़ा मैंने, क्या 2-3 योजना बताई मैंने अभी आपको। ये बताओ 1000 करोड़। हाँ, नांदगांव नहीं, इधर कोई क्वेश्चन जो है ना, कुछ डिबेट का सुनिए ना, अलग से बात करेंगे डिबेट का। यही हमारी सोच है कि वो व्यक्ति क्यों नहीं कर सकती। सुनो, आप बुरा नहीं मानना, क्यों सोचते हो आप ऐसा कि वो उस तरफ क्यों नहीं जा सकते। देखिए, मैं थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ, अच्छा लगता है चर्चा करने में। हम 50 साल 60 साल 70 साल से कहते हैं कि नौकरी नहीं मिली। मैं यहाँ पर बैठकर आपके सामने कि हर एक व्यक्ति को नौकरी शासकीय नहीं मिल सकती, अब उसको अल्टरनेट करना पड़ेगा, प्राइवेट नौकरी। आज हम मसलन लोग, यदि कोई दूसरी पार्टी हम करें विरोध की, यहाँ पे नहीं तो उद्योग नहीं खुलना चाहिए, तो नौकरी कहां से मिलेगी। एक दूसरा, हमको स्वरोजगार स्थापित करना पड़ेगा, जो माननीय मोदी जी ने मुद्रा बैंक के ये सब चीजों को किया, स्किल्ड एक डिपार्टमेंट खोला है। हर एक नहीं मिल सकती, इतनी सरकारी नौकरी है ही नहीं। तो हमको किसी न किसी ऑल्टरनेट व्यवस्था उसका होना चाहिए। अब आपने बस्तर फाइटर की बात करी, इतनी बड़ी समस्या, इतने वर्षों की समस्या, अब वो बटन दबाने से तो होगी नहीं, कोई टेक्निकल चीज है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हमने 31 मार्च के बाद हम वहां से फोर्स हटा देंगे पूरी, चलिए आप हो गया, खत्म हो गया, ऐसा डिक्लेरेशन। तो अपवाद स्वरूप जो चीजें होती हैं, तो उसको तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वहां रहनी चाहिए, कब क्या हो जाए। कई राज्यों का बॉर्डर है, तो इस दिशा में। लेकिन आप इस बात को मानते हैं ना, जिस तरीके से मारा भी गए हैं नक्सली, सरेंडर भी हो रहे हैं, सब प्रकार की चीजें हो रही हैं एक समय सीमा के अंदर में, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पे प्रश्न करना आपका अधिकार है, बहुत प्रश्न मेरे को लगता है ठीक नहीं है ये। नांदगांव को भैया ने पूछा कि कहाँ है यार, विकास के बजट में लगभग 1000 करोड़ रुपए की सौगात आपको बजट के अंदर में मिली है। मैं माननीय विष्णु साई जी, ओपी चौधरी जी, डॉक्टर रमन सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके अथक प्रयासों से, जैसे आपकी शिवनाथ है उसके संरक्षण हेतु बजट में प्रावधान किया गया है, तहसील कार्यालय है, मॉडर्न हाई स्कूलों को उन्नयन है, हॉकी स्टेडियम का है, फ्लड लाइट्स है, रानी सागर का है, ये तो हाइलाइट्स हैं। लेकिन अन्य जो चीजें उसमें भी नांदगांव का पार्ट है। कुछ सड़क का, डोंगरगढ़ का मैंने बताया, कुछ और मैंने बताया, तो 2-3 चीजें। जी शराबबंदी नहीं, कहाँ है? देखिए, इस पर चर्चा है नहीं, उसमें मैंने एक बार जस्ट आपको बताया, ऐसा है बेरोजगारी भत्ता देने का जो प्रावधान है ना, और जो संविदा कर्मचारी है उनको नियमित किया जाएगा। ये संविदा कर्मचारी का विषय मुझे याद है, जैसे आपने कहा, ये तीनों घोषणाएं जो है वो मुख्य रूप से बजट में अब तक शामिल नहीं हो पाई। देखिए, ऐसा है, जब हम चुनाव के अंदर में जाते हैं तो हम अपनी 5 वर्ष की कार्य योजना लेकर जाते हैं कि हम 5 वर्षों के अंदर में क्या करें। उन संकल्प में भी
जो हमारी गारंटी कहते हैं जिसको हम, कि उसमें भी हमारी प्राथमिकताएं रहती हैं पहले कि हम किस आधार पे क्या क्या काम करना है ऐसा करके। तो मुझे लगता है कि ये पहली ऐसी सरकार होगी जिन्होंने इतना बड़ा, उसके कारण ही वित्तीय जो सवाल खड़ा हुआ कि हमने जो मुख्य महिलाओं को लेकर दी, हमने महतारी बंधन एक बड़ा पार्ट 70 लाख 72 लाख जो महिलाएं हैं, एक परिवार को यदि हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो 2 करोड़ लोगों के वो परिवार है, उस महिला का परिवार है ना। ये हमने किया है। किसान एक हमेशा से केंद्र तो रहा ही है कि किसान कितना महत्वपूर्ण आदमी, 1 शॉट के अंदर में हमने उस काम को किया है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, और 3100 क्विंटल एक साथ। अभी देखिए ये है कि होली, आपको याद तो होगा ना कांग्रेस के समय में कि राजीव गांधी की जयंती आएगी तो देंगे भैया, फिर पुण्यतिथि आएगी तो देंगे भैया, फिर कोई नेता की जयंती आएगी तो देंगे भैया 2500। ऐसा नहीं, कोई किसी नेता की नहीं, होली है, त्योहार है। हिंदुस्तान के अंदर में हम 10,000 करोड़ 424 करोड़ रुपए का आज वहां पे चला गया। ये एक बड़ा निर्णय था। प्रधानमंत्री आवास, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। प्रधानमंत्री आवास हम और आप भी 10 साल पहले 5 साल पहले सब वरिष्ठ लोग बैठे कल्पना करते थे। गरीब मतलब गांव में कच्चा मकान, गरीब मतलब छाननी, गरीब मतलब खपरेल। ये संकल्प मोदी जी ने लिया 2014 से 22-25 तक का था। आज लगभग 4, 4.5-5 करोड़ मकान बन चुके हैं। उसके लिए लगभग 8,000 करोड़ का प्रावधान और काम तेज गति से चालू हो गया। तो देखिए काम तो चल रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ हर वर्ग के लिए ऐसा लगता है कि मेरा काम पहले होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बंद हो चुका था 5-7 सालों में, फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चालू हो गए। नगरीय निकाय को ठीक मजबूत करना था, नगरीय निकाय सब बंद पड़ा था मामला। तो जो आपका कहना ठीक है, कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना हमने किया 5 वर्षों के अंदर में हम करेंगे। अभी भी हमारे पास, अभी तो 2.25 साल हुआ है, मार्च में हो जाएगा, तो हमारे पास और है 3.25 साल। तो निश्चित तौर पर उसमें और भी दिशा में आगे बढ़ेंगे। जैसे आप रोजगार की बात है, लेकिन शराबबंदी की बात हमने किया नहीं था। ठीक है, उस दिशा में हम उसको कैसे वो करें एक अलग विषय है, लेकिन इस बात को हमने किया नहीं था और बाकी चीजों को हम करेंगे। सर ये बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ। नहीं देखिए, शराब दुकान खोलने का कोई हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। जहां आवश्यकता अनुसार है, इधर की चीजों को जो है उसको डाइवर्ट करके पार्ट करके उसको बढ़ाई के संख्या बढ़ाई जा रही है। उसमें केवल ऐसा नहीं कि हम बढ़ाने के लिए वो कर रहे हैं इस तरह का। तो कुल मिलाकर इसमें जन जागरण, जन सब जो चीजें हैं, इसका बंद करने का भी एक बड़ा निर्णय कभी होगा तो होगा, निश्चित तौर पर वो एक बड़ा निर्णय होगा, बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ की अलग एक मिनट अलग अलग राज्यों की देखिए, अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थितियां होती हैं, अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो उस पर सरकार लगातार काम करती है। जिस दिन होगा वो सब आप देखेंगे, जो निर्णय होगा।